भारतीय राजनीति में आया राम गया राम का मुहावरा गढ़ने वाला हरियाणा। जिसके लिए इस बार है दोहरी चुनौती। क्यों? क्योंकि 2024 में लोकसभा के साथ है विधानसभा का भी चुनाव। तो चलिए आज हरियाणा से ही करते हैं बात चुनाव की। हरियाणा जो खेती किसानी के लिए भी अपनी पहचान रखता है, तो इसी हरियाणा में कई सारी निर्णायक लड़ाइयां भी लड़ी गई हैं और इन्हीं में भारत का अधिकतर इतिहास समाहित है। अपने गौरवशाली इतिहास लिए हरियाणा का राजनीतिक इतिहास भी अगर आप देखेंगे तो यह बड़ा ही दिलचस्प है और इसीलिए आज एक छोटे से किस्से के साथ शुरुआत करते हैं। ये बात 60 के दशक की है। उस वक्त हरियाणा में भारी सियासी उलटफेर हुआ। इसी उलटफेर में शामिल थे गया लाल, जो निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बने थे, मगर सियासी मलाई खाने के लिए उन्होंने 9 घंटे के भीतर 3 बार पाला बदल लिया। गया लाल जहां तीसरी बार पाला बदलकर पहुंचे, वहां कहा गया अब गया राम आया राम है और यहीं से आया राम गया राम की कहावत शुरू हो गई। अक्सर इस कहावत का इस्तेमाल तब होता है जब कोई नेता पाला बदलकर इधर उधर चला जाता है। अब हरियाणा की हमने बात की तो हरियाणा की राजनीतिक अस्थिरता थोड़ी सी जरूर सामने आई। कब? 2023 में, जब मौजूदा गठबंधन की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी में कुछ तल्खी देखने को मिली। सवाल उठने लगे कि क्या गठबंधन टूटने वाला है क्या? और यही वो वक्त था जब किसी ने ये कहा कि सरकार के लिए अगर समर्थन दे दिया तो कोई ऐसा नहीं किया है। तो किसी ने पलटवार कर दिया और ये कह दिया कि किसी के पेट दर्द का कोई इलाज नहीं किया जा सकता। और उस वक्त सियासत जबरदस्त गर्म हुई और चर्चा का बाजार भी गर्म हो गया। लेकिन यही सियासी समीकरण जो अभी मैंने आपको बताया, वो कहता क्या है? सरल भाषा में इस वक्त हरियाणा का राजनीतिक समीकरण क्या है, ये अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस वक्त हरियाणा में, जैसा मैंने बताया, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन वाली सरकार हरियाणा में इस वक्त है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम है मनोहर लाल खट्टर, तो जेजेपी से डिप्टी सीएम है जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला। अब इसी हरियाणा के लिए सीटों का गणित क्या कहता है, क्योंकि नंबर गेम ही है जो सरकार बनाता या गिराता है। तो ये नंबर गेम क्या कहता है कि हरियाणा में इस वक्त लोकसभा के लिहाज से आपको बताऊं तो 10 सीटें लोकसभा की हैं और विधानसभा की अगर बात करेंगे तो 90 सीटें इस वक्त विधानसभा की हरियाणा में हैं। अब इन सब में दिलचस्प ये है कि हरियाणा में 2019 में ही लोकसभा का भी चुनाव हुआ और विधानसभा का भी चुनाव हुआ। और इसी लिहाज से एक बार फिर से जब 2024 आने वाला है तो 2024 में चूंकि 5 साल होने वाले हैं, तो फिर से विधानसभा का भी चुनाव होगा और लोकसभा का भी चुनाव होगा। इसीलिए मैंने कहा कि दोहरी चुनौती इस बार है। तो अब एक बार मैं आपको 2019 के नतीजे क्या रहे थे वो याद दिला देती हूं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि बहुत आसानी से उसके बाद हरियाणा की सियासी गणित क्या कहती है वो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब 2019 सबसे पहले हरियाणा चुनाव की मैं बात कर लेती हूँ। विधानसभा चुनाव की क्या उस वक्त नतीजे रहे थे ये मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। कुल सीटें जो मैंने बताया 90 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें उस चुनाव में हासिल कर ली। कांग्रेस ने 31 सीटें अपने नाम की। जेजेपी जिसके डिप्टी सीएम है उसने 10 सीटें अपने खाते में उस वक्त कर ली। अन्य के खाते में गई 9 सीटें, तो ये 90 सीटें हो गई। अब इन आंकड़ों के बाद ये बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर तो गई, लेकिन बावजूद इसके वो जो बहुमत का जादुई आंकड़ा होता है ना, उससे 6 सीट की दूरी पर रही। और फिर क्या था? किंग मेकर की भूमिका निभाई किसने? दुष्यंत चौटाला ने। और फिर बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन वाली सरकार यहां पर बन गई।
अब विधानसभा की बात हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हरियाणा के लिहाज से क्या सामने आए वो भी अब मैं आपको बता देती हूँ। जैसा मैंने बताया, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। अब यहाँ पर कोई दूसरा आंकड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 की 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया। सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही चली गई। एक बड़ी जीत दर्ज की भारतीय जनता पार्टी ने। अब इन्हीं नतीजों से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई देती है। लेकिन अब आपको यह भी बता देती हूं कि हरियाणा में विपक्ष की तैयारी इस वक्त क्या दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना बहुत मुश्किल है। अब एक सवाल ये भी है कि जो ये बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन इस वक्त है वो कितने दिन तक चलने वाला है। और मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत तल्खी देखने को मिली है। अब ये जवाब कितने दिन या महीने में मिलेगा ये भी मैं नहीं जानती, लेकिन ये राहें मैं आपको बता दूं कि कभी भी अलग हो सकती हैं। और इस बात के संकेत दोनों ही तरफ से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के लिहाज से इस वक्त मजबूत स्थिति में है। 10 की 10 सीटें अपने नाम की हैं, तो एक भी सीट वो किसी भी सूरत में दे नहीं सकती। तो अब एक भी लोकसभा सीट अगर ना मिले तो क्या ये साथ लोकसभा चुनाव में ना होकर विधानसभा चुनाव में हो सकता है क्या? ये सवाल बरकरार रहेगा और जवाब मिलेगा चुनाव के नतीजों के बाद ही। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे बड़ी खबर अगर हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई कुछ है तो वो ये भी है कि 10 लोकसभा की जो सीटें हैं इन पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में एक लंबी मंत्रणा मंथन के बाद डील फाइनल हो गई है। और ये डील क्या कहती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। डील ये है कि 9 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो 1 सीट पर आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने वाली है। अब कुछ अहम मुद्दे भी हैं जिसे भुनाने की अलग अलग पार्टियां कोशिश में हैं। वो क्या है ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ, और ये जान लेना आपके लिए इस चुनाव के लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो चुनाव आने वाला है उसका खेल बनाने और बिगाड़ने में बहुत ज़रूरी ये चुनावी मुद्दे ही होंगे जो बहुत अहम साबित होने वाले हैं। महिलाओं के साथ होने वाले जो अपराध थे उन पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें यहाँ पर गठित कर दी गई हैं। इसके अलावा सुनिए, 12 साल तक की बच्चियों के साथ अगर दुष्कर्म का मामला सामने आता है तो इसी हरियाणा में फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। अब एक बात आप यकीन मानिए कि डबल इंजन की सरकार की बहुत बड़ी, या मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जिसके पास अपनी पूरी तैयारी है, और एक सबसे बड़ी चुनौती जानते हैं क्या है? किसान आंदोलन। क्योंकि किसान आंदोलन 2.0 के लिए विपक्ष ने सरकार को किसानों का दुश्मन बताने की इस वक्त पुरजोर कोशिश कर दी है। जो वहां बवाल बढ़ा उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए, और इस घटना पर आप यकीन मानिए कि इमोशनल कार्ड कैसे खेला जाना है इसकी पूरी तैयारी इस वक्त हरियाणा में विपक्ष ने कर ली है। अब हरियाणा की सियासत की हम बात कर रहे हैं तो हरियाणा की सियासत की एक और दिलचस्प कहानी है, और वो ये है कि जो हरियाणा की राजनीति है वो 5 परिवारों के ही इर्द गिर्द अभी तक ये राजनीति घूमती हुई रही है। वो परिवार कौन से हैं? 5 परिवार, आप वो जानिए। सबसे पहला रोहतक का हुड्डा परिवार है। हरियाणा में 2005 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहने वाले भूपिंदर सिंह हुड्डा, उन्हीं का ये हुड्डा परिवार है जो राज्य की सियासत में एक बहुत बड़ा और एक अहम किरदार निभाता हमेशा से आया है। ये पहला परिवार हुआ। दूसरा परिवार है जाटलैंड का चौटाला परिवार। अब 70 के दशक से ही अगर आप देखेंगे तो 70 के दशक में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने देवीलाल का खानदान हरियाणा की सियासत का प्रमुख परिवार माना जाता रहा है। देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी परिवार की चौथी पीढ़ी है दुष्यंत चौटाला की, जो जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी की स्थापना कर राज्य की सियासत में उभरे हैं और मौजूदा उप मुख्यमंत्री भी हैं, गठबंधन करके सरकार बना ली थी।
तीसरा परिवार भजनलाल की विरासत। हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे भजनलाल का परिवार भी राजनीति में है। भजनलाल के पौत्र भव्य बिश्नोई भी राज्य की सियासत में आ चुके हैं। अब एक और है भिवानी के बंसीलाल। वो कौन है? हरियाणा का जब राज्य बनाया गया इसे, तो 2 साल के बाद ही मुख्यमंत्री बन गए थे बंसीलाल, और इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता रहा है। 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल को इंदिरा गांधी का बहुत करीबी माना जाता रहा था, हमेशा से ही। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि बाद में कांग्रेस से अलग हो गए, उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बना ली थी, और अब बंसीलाल की विरासत को उनकी पोती हैं जिनका नाम है श्रुति चौधरी, वो संभाल रही हैं। ये परिवार भी हरियाणा की राजनीति में बहुत अहम रहा है। और एक और है जाटों के मसीहा का वंश। वो कौन है? ब्रिटिश राज में छोटू राम अविभाजित पंजाब से जुड़े आंदोलन के कारण कांग्रेस के सामने खड़े होकर बने एक बड़े नेताओं के रूप में यहाँ पर माने जाते रहे। अब जानकारी तो ये भी कहती है कि किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले छोटू राम को जाटों का मसीहा तक यहाँ पर कहा जाने लगा। छोटू राम के नाती बीरेंद्र सिंह भी सियासत में रहे हैं। वो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके हैं, और उनके बेटे बृजेंद्र सिंह पूर्व IAS रह चुके हैं और भाजपा के टिकट पर हिसार से लोकसभा के सांसद हैं, और आज तक ये परिवार राजनीति में सक्रिय रहा है। अब जिन परिवारों का मैंने जिक्र किया, चाहे इन परिवारों के इर्द गिर्द घूमने की राजनीति को आप देख लीजिएगा, या नए सिरे से कोई भी चुनाव क्यों ना हो, लोकसभा या विधानसभा, किसी भी दल को चुनावी ताल ठोकनी हो, एक बात जो तय है वो बात यह है कि हरियाणा में जो चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं जाति फैक्टर का इसमें बहुत अहम रोल होता है। सत्ता की चाबी हो या फिर लोकसभा या विधानसभा सीट की चाबी हो, जब जातिगत वोट पर यह सब कुछ निर्भर करता है, तो इसीलिए जातिगत समीकरण, ये जातिगत आंकड़े हरियाणा के लिहाज से क्या कहते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये आंकड़े बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब जो जानकारी कहती है, बताया ये जाता है, हरियाणा में सबसे ज्यादा आबादी अगर किसी की है तो वो जाटों की है, और ये आबादी लगभग 23% है, जो बाकी किसी भी जाति से सबसे ज्यादा हरियाणा में बताई जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अनुसूचित जाति आती है, जिसकी आबादी लगभग 21% बताई जाती है। इसके बाद आप देखेंगे तो पंजाबी भी हरियाणा में लगभग 8% है। फिर ब्राह्मणों की संख्या भी 7% लगभग बताई जाती है। इसके अलावा भी हैं राजपूत, बिश्नोई, अहीर बताए जाते हैं। मुस्लिम समुदाय का भी खासा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन जो मैंने आपको आंकड़ा बताया वो ज़्यादा रोल अहम यहाँ पर निभाते हैं। अब ये समीकरण आपने देख लिया, आंकड़ा आपने देख लिया, इन सियासी समीकरणों को देखकर एक बात बहुत साफ है, और वो बात यह है कि आंकड़ों के लिहाज से इस वक्त मजबूत भारतीय जनता पार्टी, आप यकीन मानिए कि क्लीन स्वीप के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन किसान आंदोलन सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे निपट पाने की राह जो बहुत आसान शायद लग रही होगी, लेकिन उतनी है नहीं। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है नए नवेले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिनकी कोशिश ये है कि बीजेपी को इस बार चुनाव हराया जा सके। अब चुनावी नतीजे ही हरियाणा की जनता ने आखिर किसे चुना है। जो भीड़ हमें आने वाले दिनों में रैलियों में दिखाई देगी, वो वोट में कितनी तब्दील होगी, ये चुनावी नतीजों के साथ ही तय हो पाएगा। लेकिन इन्हीं चुनावी नतीजों तक एक बार फिर से मैं मिलूंगी आपसे, और किसी और राज्य से करेंगे बात चुनाव की। थैंक यू सो मच।